कारगिल से लेके 99 से लेके आज तक जब भी बड़े प्रॉब्लम्स आए, इक्विटी मार्केट्स हैव बाउंस बैक विद इन अ ईयर इटसेल्फ, या उसी साल में बहुत अच्छे से भाग जाता है। I have seen some traders long term means week. करेक्ट। For some it is 6 months, 1 year. What is long term as per you? डेफिनेशन सबके लिए अलग 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 है। है लॉन्ग टर्म। Every year, thousands of Indians go to abroad for various purposes. Some of them go for employment, some of them go for studies. Now these Indians start earning in various countries और वो जो पैसा है कमाया हुआ वो करते हैं इंडिया में इन्वेस्ट। फिर भी इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए दे सीक लॉट ऑफ हेल्प, समटाइम्स रेगुलेटरी लेवल पे, समटाइम्स प्रोडक्ट लेवल पे। आज हमारे जो गेस्ट हैं वो एक ऐसी जगह से बिलोंग करते हैं जहां से बड़े बड़े लीडर्स ने उनकी जर्नी शुरू की। वैसे एक लीडर है, वो है हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और दूसरे एक लीडर हैं जिन्होंने इंडिया में व्हाइट रिवॉल्यूशन शुरू किया था, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। मैं बात कर रहा हूँ आनंद सिटी की, और हमारे जो गेस्ट हैं वो है मिस्टर प्रणव पटेल, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है जेके सिक्योरिटीज के। उनके साथ हम लोग बात करने वाले हैं एनआरआई इन्वेस्टिंग के बारे में। एनआरआईज को क्या क्या चैलेंजेस आती है अगर उनको इंडिया में इन्वेस्ट करना है, और वो चैलेंजेस उनकी कंपनी जेके सिक्योरिटीज कैसे ओवरकम करती है। हर एक एनआरआई इन्वेस्टर के लिए एक रेडी रेकनर के समान है। सो ये पॉडकास्ट देखिएगा, आपके एनआरआई दोस्तों को शेयर करिएगा। अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमको डीएम करिए। Hello sir, हेलो। and thank you for your presence today in the $1 million show. जैसे हमने सर बात किया था, खास आज आपके साथ हमको बात करना है एनआरआई इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। निफ्टी को अगर हम देखें तो 25,000 के आसपास है, मंथली एसआईपी इनफ्लोस ऑलमोस्ट 26,000 करोड़ के आसपास है। इक्विटी मार्केट इज डूइंग रियली गुड, बट अगर मैं एक पर्टिकुलर स्टैटिस्टिक पे थोड़ा ध्यान दूं तो एनआरआईज का इंडियन डिपॉजिट्स में इन्वेस्टमेंट्स ऑलमोस्ट $164 बिलियन हो गया है। कंपेयर टू दैट इंडियन इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट थोड़ा मार्जिनली लो है। तो आपके हिसाब से व्हाट आर द गैप्स कि डिस्पाइट ऑफ हैविंग गुड परफॉर्मेंस बाय इंडियन इक्विटी मार्केट, एनआरआईज का पैसा इंडियन इक्विटी मार्केट में कम आ रहा है और डिपॉजिट्स में ज़्यादा है। डिपॉजिट्स में एनआरआईज का इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा है, आई एग्री, बट पिछले 2-3 साल में काफ़ी अवेयरनेस भी बढ़ा है, एंड आई थिंक इट इज स्टिल एन ऑनगोइंग प्रोसेस। सो अब उनको क्लैरिटी आ रहा है कि क्यों म्यूचुअल फंड या डायरेक्ट इक्विटी या डिफरेंट अदर रेवेन्यूज में जाना चाहिए। एक कंसेप्ट उन लोगों ने डिपॉजिट में रखने का सबसे बड़ा कंसेप्ट ये है कि उन लोगों को ये है कि एनआरई में टैक्स फ्री पैसा है, राइट? तो उनको कंप्लायंस की ज़रूरत नहीं है, टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है। सो वो पीस ऑफ माइंड से काफ़ी जो एक जनरेशन एजेड लोग हैं, वो सीनियर लोग हैं, वो लोग हमेशा ये सोचते हैं कि यार एनआरई में एफडी कर दिया, मेरे को टैक्स भरने का झंझट नहीं, मेरा टैक्स बच गया। हाँ, कई बार वो हालांकि ये गलती करते हैं कि वो वहाँ पे उनके होम कंट्री में डिस्क्लोज नहीं होता या वहाँ का टैक्सेशन का इम्पैक्ट नहीं समझते, वो गैप था। लेकिन काफ़ी जगह पे अब काफ़ी एडवाइजर्स है, काफ़ी सीएस भी है जो अब ये एडवाइस करते हैं कि टैक्सेशन में ड्यूअल टैक्सेशन ट्रीटी कौन से कंट्री के साथ कैसे है, उस हिसाब से आपको ये डिसीजन लेना चाहिए कि एफडी में रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। हालांकि एसआईपी इनफ्लो में पिछले 2-3 साल में ये भी देखा गया है कब एनआरआईज ने एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करना भी शुरू किया है। आई थिंक इट्स अ गुड स्टार्ट, बट हाँ, अभी पर काफ़ी बड़ा होने की गैप है। आई थिंक अवेयरनेस के लिए काफ़ी कुछ इंडस्ट्री हमारी कर रही है, जिस वजह से वो गैप धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। बट हाँ, जो क्लाइंट, जो एनआरआई अगर करेंसी का फ्लक्चुएशन को इम्पैक्ट नहीं गिन रहा है तो वो एफडी में ज़्यादा पैसा नहीं बनाता है। अगर होम कंट्री का टैक्सेशन निकालो, करेंसी कन्वर्जन निकालो, तो ऑलमोस्ट सिमिलर रेट निकलता है। जो फॉर एग्जांपल यूएस वाला क्लाइंट, यूएस में अगर 1% एफडी में रेट मिल रहा होगा, अभी रेट ज़्यादा होगा लेकिन पहले 1%, 2%, 3% से ज़्यादा नहीं मिलता था, तो करेंसी फ्लक्चुएशन निकालने के बाद अपना 7% एफडी भी उतना ही रहता है। तो यहाँ पे आके करने का फायदा क्या?
ये काफी लोग नहीं समझते। सो ये अवेयरनेस लेकिन एडवाइजर्स के थ्रू आ रहा है कि यार आपको रिस्क लेना है तो ही यहाँ पे आओ, वरना वो करेंसी आपका डिफरेंस खा जाएगा, तो फिर यहाँ पे एफडी में रखने का मतलब नहीं, आप वहीं पे एफडी में रखो। सो वो एडवाइजर्स अभी दिखा रहे हैं कि यार अगर इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना है तो एफडी में मत करो, क्योंकि वो रेट तो आपको वहां पे भी मिल रहा है करेंसी को माइनस करने के बाद। सो यू आर हियर टू गेट दैट एक्स्ट्रा इनकम, तो वो ज्यादा परसेंटेज लेने के लिए यहाँ पे आना चाहिए। वो धीरे धीरे जैसे जैसे एडवाइजर का रोल का इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है वैसे वैसे क्लाइंट्स का एक्सेप्टेंस वो बढ़ रहा है। परफेक्ट। तो सर अगर इंडियन इक्विटीज की बात करें तो अगर कोई एनआरआई को पोस्ट टैक्स रिटर्न्स अराउंड 11 to 12% अगर मिल रहा है, अगर हम लोग कैपिटल गेन्स का इफेक्ट देखें, तो इन्फ्लेशन, कैपिटल गेन्स एंड इवन करेंसी फ्लक्चुएशंस को डिस्काउंट करने के बाद भी सम इन्वेस्टर गेट्स, एनआरआई इन्वेस्टर गेट्स रादर 10-11%, नथिंग बैड इन इट इन माय ओपिनियन। नथिंग बैड एक्चुअली। इनफैक्ट आप पिछले 15-20 साल का डेटा एफआईआई का भी देखोगे ना, तो एफआईआई ने डॉलर टर्म्स में यानी करेंसी का इंपैक्ट निकालने के बाद देयर रिटर्न इज 9 to 10% ओनली। अब एफआईआई अगर डॉलर टर्म्स में 9-10% निकल रहा है और एनआरआई इंडिविजुअल के हिसाब से अगर वो 11-12% निकल रहा है, इट इज वेरी गुड। आई मीन दे शुड बी वेरी हैप्पी, बिकॉज ये परसेंटेज रेट आपको फॉरेन कंट्रीज में नहीं मिल रहा है, राइट? सो एंड स्पेशली विदाउट डूइंग एनीथिंग, आप यहाँ का फी स्ट्रक्चर भी, एडवाइजरी फी स्ट्रक्चर भी उतना हैवी नहीं है जितना फॉरेन कंट्रीज में है। आज फॉरेन कंट्रीज में काफी कंट्रीज में 4-4, 5-5, 6-6% भी एडवाइज आपको TERs होते हैं, तो एक्सपेंस रेशियोज के हिसाब से क्लाइंट्स को ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है। सो यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो कम होने की वजह से your net after tax returns, even if you're getting 9-10%, you should be happy because that is what even FIIs are getting. Correct. So 10% dollar terms में अगर मिल रहा है after taxation, our client और NRI should be very happy with that. हाँ, हालांकि पिछले 10 साल का हमारा म्यूचुअल फंड का एवरेज देखे तो वो उससे भी ज्यादा है। I mean 17-18% लास्ट 5 years का 17-18% बहुत कॉमन है अभी, क्योंकि कोविड का बेस ईयर था, तो वहां से 5 साल देखे तो 5 साल का रिटर्न अभी तो 18-20% है। करेंसी का उतना बड़ा मूवमेंट नहीं है, सो आई थिंक पोस्ट टैक्स और करेंसी इम्पैक्ट फिर भी 13-14% के आसपास है, विच इज फिनोमिनल। हाँ, लेकिन हालांकि ऐसा आएगा वो जरूरी नहीं है, बट इवन इफ 9-10% इज देयर, इट इज गुड इनफ फॉर एनआरआईज। दैट्स ग्रेट। सर आपने एक बहुत ही यूनिक पॉइंट बीच में बोला, टोटल एक्सपेंस रेशियो, राइट, जो इंडिया में रेगुलर म्यूचुअल फंड्स में आज 1.8 to 2% के अराउंड होगा, राइट? So, but you mentioned there are some countries which are charging 4 to 5%. Correct. So, can you give an idea which countries are there? So, for example, US में, I'm not talking about all the mutual funds, लेकिन काफी म्यूचुअल फंड होते हैं यहाँ पे। मैंने फिडिलिटी में US में देखे हैं कि कुछ म्यूचुअल फंड्स ऐसे हैं जो 3%, 4%, 5% भी एक्सपेंस रेशियो होते हैं, राइट? वहाँ पे क्लाइंट वहाँ से इंडिया ओरिजिन फंड या इमर्जिंग मार्केट फंड में डालते हैं, तो उनके एक्सपेंस रेशियो बहुत ज्यादा होते हैं। सर्टेन फंड्स में होते हैं, सर्टेन में नहीं होते। सो लेकिन जितनी अवेयरनेस इंडिया में एक्सपेंस रेशियो की है, शायद उतनी अवेयरनेस फॉरेन में नहीं है, या जो एनआरआई यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं वो उतना एक्सपेंस रेशियो वहां पे नहीं देख रहे जितना यहाँ पे देख रहे। आई थिंक सेबी इज डूइंग फैंटास्टिकली टू कंट्रोल दैट TER, जिससे क्लाइंट का पैसा ज्यादा बने। सो आपने 1.5-2% बोला, लेकिन देयर आर लॉट ऑफ फंड्स जिसका 1.5 से भी कम हो गया इक्विटी साइज की वजह से। सो क्लाइंट के लिए बहुत अच्छा फायदा है। सो एनआरआईज के लिए लोअर एक्सपेंस रेशियो में फंड्स इंडिया में बहुत अच्छे से मिल जाते हैं, जिसका क्वालिटी और रेटिंग भी अच्छा है एंड हिस्ट्री भी बहुत अच्छा है। आज 20 साल 25 साल हो गया और एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है, वैसे भी फंड्स काफी है। Oh, that's great. So I think we had a good discussion on why Indian equities are lucrative with respect to expenses. That's great. तो सर अगर हम ग्लोबल मार्केट्स की, डेवलप मार्केट्स की बात करें, तो हमेशा मैंने देखा हुआ है एनआरआईज ऑलवेज एनालाइज और चेक कि ग्लोबली उनको क्या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं विद इंडिया। तो क्या आपके पास ऐसे कुछ इनसाइट्स आप दे सकते हैं कि इंडियन इक्विटी मार्केट ने कैसे परफॉर्म किया कंपेयर टू ग्लोबल मार्केट्स, डेवलप मार्केट्स? सो अगर लास्ट 5 years की बात करें, आफ्टर कोविड वाला एरिया अगर गिरे, तो डॉलर टर्म्स में भी हम लोगों ने ग्लोबल में, वेदर इट इज इमर्जिंग और डेवलप्ड, we almost outperform these markets by 5 to 6%. Okay. और अगर वो लोग 10 से 12% के आसपास डॉलर टर्म्स में होंगे, हमारा डॉलर टर्म्स रेशियो
returns would be somewhere around 16 to 18%. So हम लोगों ने काफी one of the best performing markets रहा है. हालांकि that is also one of the reason for that is हमारा GDP is the fastest growing in the world. अगर कंट्री का GDP fastest growing में आएगा तो by default देखे कंपनीज का परफॉर्मेंस और स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस वैसा दिखेगा. एंड आई थिंक जिस हिसाब से IMF और वर्ल्ड बैंक का डेटा है उस हिसाब से अभी भी इंडिया इज गोइंग टू बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री इन द वर्ल्ड. तो हमारा रिटर्न्स अभी भी अच्छा रहने वाला है. हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, इंटरेस्ट रेट्स डाउन जा रहे हैं, हमारे यहाँ पे महंगाई दर फॉरेन कंट्रीज जैसे हाई जैसा यूरोप और US में प्रॉब्लम्स है वैसे प्रॉब्लम्स अपने यहाँ पे नहीं है. हाँ, कंजम्पशन बूस्ट के लिए, एग्रीकल्चर के लिए lots of things are done by the government which is boosting the economy, consumption led economy. So हमारा जो सिनेरियो है इवन माइक्रो का और इनसाइड द कंट्री का अगर मैक्रो अगर ना गिरे तो फिर भी इट इज अ वेरी फैंटास्टिक स्टोरी, इंडिया बाउंड स्टोरी फॉर नेक्स्ट 10 years. आई थिंक हम लोगों को जियो पॉलिटिकली भी ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस नहीं कर रहे हम लोग. सो जियो पॉलिटिकल इतने सारे इश्यूज आए last couple of years में, but we have sailed through all those problems very easily because हमारा internal system is so strong. हमारा tax collection is strong, हमारा unemployment rate बहुत control में है, हमारा interest rate बहुत control में है. So I think lot of parameters पे अगर देखने जाए तो we are in a very sweet spot. Oh, exactly. So sir, मेरा एक exactly यही question था आपका कि last couple of years like 4 years का मैं अगर पीरियड गिनूं तो जियोपॉलिटिकल रिस्क बहुत ही हाई हुआ है. वी हैव सीन कंट्रीज फाइटिंग लाइक रशिया, यूक्रेन, इजराइल, ईरान एंड ऑल. सो जियोपॉलिटिकल रिस्क होने से सप्लाई चेन्स काफ़ी सारे डिसरप्ट होती है. यू नो लाइक ऑयल की जो सप्लाई चेन है वो क्रूड की सप्लाई चेन डिसरप्ट होती है. तो ये सप्लाई चेन डिसरप्ट होने के बाद भी इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सिनेरियोज हैं या इंडिया में इंफ्रा का ग्रोथ है वो कम नहीं हो रहा है, ये एटलीस्ट एट पार है. तो उसमें आपका क्या कहना है कि क्या जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ने से इंडिया इक्विटी मार्केट में इम्पैक्ट है या नहीं है? लॉन्गर रन में बिल्कुल नहीं है. शॉर्टर रन में उसका इम्पैक्ट 1-2 महीने के लिए थोड़ा दिखता है. आई थिंक गवर्नमेंट का रोल ये सिचुएशंस को मैनेज करने के लिए द वे गवर्नमेंट हैज बीन हैंडलिंग दिस सिचुएशंस या नेगोशिएटिंग, जिस वजह से आई थिंक इंडिया रशिया ऑयल का डील्स इज द टॉक ऑफ द टाउन अक्रॉस द वर्ल्ड, राइट. सो हमको मालूम है कि वो सिचुएशन में से बाहर कैसे निकलना है, राइट. आवर गवर्नमेंट इज हैविंग वेरी गुड रिलेशंस विद सो मेनी कंट्रीज, राइट. तो उसमें से इंडिया का फायदा कैसे हो और इंडिया के लिए क्या सही है उसके लिए कैसे चेंज करना है वो मैनेज बहुत अच्छे से कर पा रही है बानी. सो आई थिंक उस वजह से क्या है कि इन्वेस्टमेंट रिलेटेड अगर देखने जाए तो मार्केट्स पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं आ रहा है. वो शायद सेंटिमेंट के हिसाब से शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट आ रहा है, परफॉर्मेंस में नहीं आ रहा. आई जस्ट गिव एन एग्जांपल. अगर मेरा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है और मुझे ऑर्डर मिला है, मुझे एक्सपोर्ट करना है XYZ कंट्री में, तो वो कंटेनर्स वो ऑर्डर्स जनरली 2-4 महीने 6 महीने के बाद का ऑर्डर्स होता है, सप्लाई उस टाइम का होता है. शायद तब तक वो सप्लाई चेन का रेट्स डाउन भी हो जाए या कई बार ऐसा भी होता है कि वो कस्टमर के साथ रिलेशन मेरा उतना अच्छा होगा कि अगर ये बहुत बड़ा जंप सप्लाई चेन में आ गया तो शायद वो कॉस्ट पास ऑन भी हो जाए या शेयरिंग भी हो जाए, तो उससे रिजल्ट्स में इम्पैक्ट नहीं आता है. बहुत कम बार या बहुत कम इम्पैक्ट मार्जिन्स पे कंपनीज के आ रहा है मैन्युफैक्चरिंग में बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स. सो विच इज इजीली रिलेटेबल, विच इज इजीली पास्ड ऑन टू द क्लाइंट्स ऑल्सो. सो इम्पैक्ट रिटर्न्स में, अर्निंग्स में नहीं दिख रहा है. ओके. सो परफॉर्मेंस अगर इक्विटी मार्केट का देखें तो इट इज नॉट इम्पैक्टिंग इन अ ह्यूज वे और अ नेगेटिव वे इन द मार्केट्स. ओह, सो एनआरआईज अगर टेंशन ले रहे हैं कि भी यार वर्ल्ड ओवर सब लड़ रहे हैं तो इंडिया में हम लोग इन्वेस्ट करें कि नहीं करें, तो उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं. टेंशन होता है, स्वाभाविक है. इंडिया पाकिस्तान जब ये अभी बीच में थोड़ा सा हुआ था तब लोगों का कॉल सारा शुरू हो गया था. हम लोगों को हमारे काफ़ी एनआरआई क्लाइंट्स है तो कब निकाल देना चाहिए, ये वॉर होने वाला है, इंडिया पाकिस्तान बहुत लंबा चलेगा. तो उस वक्त बातें ये भी चल रही थी कि वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगा. सो पैनिक आता है डेफिनेटली. और इक्विटी मार्केट में हमेशा यही कहा जाता है कि रिटर्न तभी बनेगा जब आप पैनिक को, इमोशन को कंट्रोल कर पाओगे.
राइट, ठीक है हमारा पैसा है, हार्ड अर्न मनी है, इसलिए वो पैनिक आता है। बट पास्ट इंस्टेंसेस में जितने भी वॉर्स हुए हैं, अगर 25 साल में देखे आप, याद रखने वाले अगर बड़े वॉर्स देखे हमारे जनरेशन के, तो कारगिल से लेके 99 से लेके आज तक जब भी बड़े प्रॉब्लम्स आए, इक्विटी मार्केट्स हैव बाउंस बैक विद इन अ ईयर इटसेल्फ, या उसी साल में बहुत अच्छे से भाग जाता है। सो उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आता है। और आई थिंक ये अवेयरनेस अब जब डेटा एडवाइजर्स के पास भी अच्छा रहता है, तो हम लोग क्लाइंट्स को जब बताते हैं तो काफी क्लाइंट्स समझ भी रहे। So, ऐसा भी नहीं है कि क्लाइंट्स डर के नहीं समझ रहे। लॉट ऑफ एनालिस्ट्स डू अंडरस्टैंड कि यस दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू गेट इनटू इट द मार्केट्स। को ये 6 महीने बाद थोड़ी वॉर रहेगा, 1 साल के बाद थोड़ी वॉर रहेगा, तो वो इम्पैक्ट उतना बड़ा नेगेटिव नहीं आएगा। हालांकि हमारे काफी क्लाइंट्स ने इस बार इंडिया पाकिस्तान वाला जो पीरियड था उस वक्त इन्वेस्टमेंट्स किया भी है। सो वो अभी दिख रहा है कि अभी वो उसके बाद मार्केट चल गया, वो रिटर्न्स आ गया। हालांकि ठीक है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स है, बट गेटिंग इनटू अ राइट टाइम इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट मेनी अ टाइम्स। अगर वो पीरियड शॉर्ट है तो लॉन्ग टर्म में तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, आप कभी भी इन्वेस्ट करो। सो यू सेड लॉन्ग टर्म जो वर्ड है ना वो बहुत ही जेनेरिक वर्ड है। What do you mean? I have seen some traders long term means week. करेक्ट, For some it is 6 months, 1 year. What is long term? डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग है लॉन्ग टर्म। यस, एज यू सेड के ट्रेडर्स के लिए तो क्या वो एक दिन रुके ना, वो भी लॉन्ग टर्म है उसके लिए। बट हालांकि ठीक है, सिर्फ ट्रेडर्स माइंडसेट इज अ कंप्लीट डिफरेंट थिंग, राइट। बट इन्वेस्टमेंट अगर देखने जाए तो सिर्फ हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि 1 साल 2 साल इज लॉन्ग टर्म। इन्वेस्टमेंट में अगर जाना है तो 1 साल 2 साल इज नॉट लॉन्ग टर्म। आई वुड से 3 से 5 साल तो मिनिमम रुकना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या है मार्केट्स में साइकिल्स भी होती है, राइट। तेजी मंदी की साइकिल्स भी होती है। समटाइम्स लार्ज कैप अच्छा चलता है या लार्ज कैप अंडर परफॉर्म करता है, मिड एंड स्मॉल कैप अंडर परफॉर्म करता है, तो वो 1-1, 2-2 साल तक अंडर परफॉर्म रहता है, राइट। तो आप अगर 3-4 साल की साइकिल मिनिमम नहीं वेट करोगे तो यू माइट मिस आउट, या यू विल be able to not get out at a good price or you not be able to get good returns. So actually में मिड एंड स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना है तो क्लाइंट्स को हम लोग तो ये बोलते हैं कि 6-7 ईयर्स से ऊपर का टाइम हो रहा है ना तो लॉन्ग टर्म है। वो तो उसमें मिड एंड स्मॉल कैप में जाए तो 2-3 साल इज ऑल्सो नॉट लॉन्ग टर्म। लार्ज कैप बेस या हाइब्रिड बेस और वो सब इन्वेस्टमेंट्स है तो ठीक है, आप 3 से 5 साल रख सकते हैं। बट मिड एंड स्मॉल कैप में रिटर्न अच्छा है, इसलिए रिटेल बहुत जा रहा है। मिड एंड स्मॉल कैप में लोगों को लार्ज कैप में इंटरेस्ट रहता नहीं है, क्योंकि रिटर्न वहाँ पे दिखता नहीं है। हम कितना भी कोशिश करें, लोग अभी भी पास रिटर्न देख के ही इन्वेस्टमेंट के लिए आते हैं। बहुत कम क्लाइंट्स होते हैं जो जेन्युइनली एडवाइजर के साथ डिस्कस करते हैं और उस हिसाब से एसेट एलोकेशन करते हैं। लेकिन एज यू सेड लॉन्ग टर्म में मिड एंड स्मॉल कैप का हाई रिस्क लेना है तो टाइम होराइजन 7 से 10 साल होना चाहिए। अगर पीएमएस म्यूचुअल फंड में जा रहे हो तो 3 से 5 साल मिनिमम रखना चाहिए, तो ही वो लॉन्ग टर्म गिना जाएगा। खुद से इक्विटी में भी हम लोगों ने देखा है कि लॉट ऑफ क्लाइंट्स हैव मेड गुड मनी इन इक्विटीज, लेकिन वो कब किया है क्योंकि उन्होंने वो इन्वेस्टमेंट को 15-20 साल होल्ड किया, राइट। हम लोगों ने पैसा वेल्थ उन्हीं का देखा है जिन्होंने 20 साल 30 साल पहले आईपीओ के वक्त से रिलायंस, एशियन पेंट, एल&टी लेके बैठे हैं, उनका पैसा देखा है। तो वो चीज आज से माइंडसेट बनाना कि 15-20 साल रुकना, वो न्यू जनरेशन के लिए बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन हालांकि इम्पोर्टेंट यही है कि आज SIP में भी एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग देखना है तो आपको 10 साल के बाद ही दिखेगा। आपको 8-9 साल तक के तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का इफेक्ट दिखना ही नहीं वाला। तो यू शुड हैव अ माइंडसेट ऑफ 15 इयर्स 20 इयर्स, तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग और पावर ऑफ इक्विटी दिखेगा। एग्जैक्टली। सो मैंने एक वॉरेन बफेट का कोट पढ़ा था कि माई 80% ऑफ वेल्थ आई हैव जनरेटेड आफ्टर आई टर्न 51 years. Correct. So however he started it probably 11 years 12 years, but his 80% wealth has been created after he turned 51. So that means he must have waited almost 30-40 years for his investments to turn into a great wealth. Correct. So वो लॉन्ग टर्म अल्टीमेटली वही है जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है, वो कंपाउंडिंग का इफेक्ट वो आज भी आई थिंक हमारे पिछले जनरेशन्स में वो कहावत थी कि पैसा पैसे को खींचता है, राइट। वो कहावत लोगों ने सुना है कि पैसा ही पैसा बनाता है।
वो प्रैक्टिकली पॉसिबल कब होता है, जब आपके पास पैसा भी बड़ा हो ना, राइट। वो पैसा बड़ा होने के लिए आप थोड़ा थोड़ा भी SIP करते जाओगे तो 8-10 साल लगेगा, तब तो पैसा बड़ा होगा। और तब वो पैसे को खींचेगा ना, तब वो इम्पैक्ट आपको बड़ा दिखेगा, राइट। सो इसलिए SIP भी आज भी आई थिंक हमारा डेटा SIP का यही है कि लॉट ऑफ क्लाइंट्स 2 से 3 साल में SIP बंद कर रहे हैं, राइट। तो SIP का कोई मतलब ही नहीं है। इफ यू आर क्लोजिंग डाउन द स्कीम इन 2 to 3 years, आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। करेक्ट। आपको SIP करना है तो 10 साल 15 साल के नीचे का होराइजन होना ही नहीं चाहिए, 5 साल भी नहीं होना चाहिए। 5 साल कब होना चाहिए कि अगर आपका एसेट एलोकेशन वैसा है, आपकी नीड वैसी है कि आपको 5 साल में पैसा है, तो आपको शॉर्टर गोल्स की उस हिसाब से उस टाइप के फंड्स में आपने किया है तो ही अलग बात है। वेल्थ क्रिएशन करना है तो 10-15 years SIP में टाइम होराइजन मिनिमम देना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे आपने एक बताया गोल होना चाहिए। तो व्हेन यू गेट अ कॉल्स फ्रॉम योर NRI clients, राइट, what is the most common goal for which they invest into markets? एक आई थिंक अफ्रीका में ईदी अमीन वाला जो हुआ था, जिस वजह से माइग्रेशन हुआ था लोगों का, वो डर आज भी NRIs में दूसरे कंट्रीज में भी है। आज US से भी क्लाइंट्स आते हैं तो उनको लगता है कि यार यहाँ से अगर निकाल देंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे। सो काफी NRIs का हमारे साथ जो डिस्कशन होता है उसमें ये होता है कि यार वहां से निकाल दिया, वहां पे जो लाइफस्टाइल जी है हम लोगों ने, वो लाइफस्टाइल यहाँ पे मेंटेन करने के लिए पैसा यहाँ पे रखना पड़ेगा। अगर वहां से निकाल दिया तो यहाँ पे आके क्या करेंगे। सो ये एक गोल नहीं है लेकिन डर है। वो डर को वो लोग गोल बना रहे हैं कि उसके लिए उतना पैसा इंडिया में होना चाहिए कि अगर वहां से निकाल दिया तो हम लोग कहाँ जाएंगे रातों रात। आजकल तो हालांकि US हम लोग काफी देख रहे हैं कि स्टूडेंट वीजा वालों को निकाल रहे हैं। आई मीन द गवर्नमेंट इज वेरी स्ट्रिक्ट ऑन लॉट ऑफ इश्यूज एंड लॉट ऑफ इमिग्रेशन का प्रॉब्लम्स US में हो रहा है। तो वो डर अब वापस से बढ़ गया है। ये अभी ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के आने के बाद जो इमिग्रेशन में चेंज हो रहा है उसमें वहां पे US में अब वो डर वापस से शुरू हो गया है। अभी हालांकि फिलहाल लास्ट वीक ये क्लाइंट के साथ डिस्कशन हुआ कि अब तो सब कुछ यहाँ से पैसा निकाल के इंडिया शिफ्ट करना शुरू करो, ये लोग कब निकाल दे मालूम। अच्छा, सो ये डर है। दिस इज अ जेन्युइन फियर विच वी सी इन लॉट ऑफ क्लाइंट्स। हालांकि दिस इज डिफरेंट सिनेरियो इन डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग कंट्री में अलग अलग सिनेरियो होता है, बट उस एंगल से इंडिया में रिटायर होके आने के लिए लोग सोचते हैं कि इंडिया में पिछली जिंदगी बितानी है तो इंडिया इज अ बेटर, यू गेट गुड सर्विस, डोमेस्टिक हेल्थ, मेड्स वगैरह मिल जाते हैं। तो वो सब एंगल से इंडिया का रिटायरमेंट सस्ता भी है, अच्छा भी है, तो वो एंगल से सोच आती है कई बार। लेकिन जो न्यू जनरेशन है फॉरेन में, जो NRIs है, जो वहीं पे बॉर्न एंड ब्रॉट अप है, वो लोग ये नहीं सोचते कि हमको इंडिया में जाके रिटायर करना है। उनका गोल बहुत क्लियर है कि इंडिया में पैसा अभी ज्यादा बन रहा है तो अभी इंडिया में डालो। ओके, जो जनरेशन यहाँ से वहां पे शिफ्ट हुआ है वो ये सोचता है कि हम लोग यहाँ पे आके रुकेंगे। उनका जो नेक्स्ट जनरेशन है वो ये नहीं सोचता है कि हम लोगों को इंडिया में जाके रिटायर होना है। वो तो ये बोल रहे कि हम लोग कहाँ इंडिया जाने वाले। दे डोंट वांट टू कम टू इंडिया, बट दे आर कमिंग टू इंडिया ओनली बिकॉज दे आर गेटिंग गुड रिटर्न्स इन इंडिया। वो लोग वहां पे इमोशन नहीं है, वहां पे प्रैक्टिकली इंडिया इज मेकिंग गुड मनी। उसी एंगल से, उसी गोल की वजह से वो लोग आ रहे हैं। सो इज इट अ स्मार्ट डिसीजन? इट इज अ स्मार्ट डिसीजन फॉर देम आल्सो, बिकॉज वो भी हकीकत है कि इंडिया मार्केट पैसा तो बना के दे रहा है सबसे ज्यादा, राइट। चाइना का ट्रांसपेरेंसी नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस बीइंग रेज्ड ऑन चाइना कि जो डेटा आ रहा है वो सही है या नहीं है, या काफी डेटा नहीं आ रहा है। इंडिया का डेमोक्रेसी उतना स्ट्रांग है कि हमारा ट्रांसपेरेंसी फैक्टर बहुत क्लियर है, राइट। तो उस एंगल से लोगों को जो दिख रहा है कि जो डेटा आ रहा है वो सही है और पैसा इंडिया में एक्चुअल में बन रहा है, और काफी इंडियंस ने बना के देख भी लिया। सो वो देख के न्यू जनरेशन NRIs का है वो इंडिया में आ रहा है। वो प्योर वेल्थ क्रिएशन के लिए आ रहा है। वो इमोशन से नहीं आ रहा है कि मेरा बाप दादा इंडिया के हैं इसलिए मेरे को इंडिया में जाना है। वो इमोशन से नहीं आ रहे। They are only coming because उनको पैसा यहाँ पे दिख रहा है कि it is a good money making thing, so that is why we invest. That's great, wonderful. So sir, इंडिया में अगर मैं यहाँ पे हम लोग देखें कि इंडियन मार्केट कैप टू GDP रेशियो इज almost somewhere around 130%, right? So report says that this is very overhyped market or overheated market. Looking at this ratio, is Indian equities or is Indian market
really worth investing right now, or you have a different opinion on this? See, market cap to GDP ratio is one parameter of seeing at the valuations of the country or the stock market of the country. But I would say that is not the only parameter. ये अकेला पैरामीटर नहीं है. आज फॉर एग्जांपल यूएस का अगर मार्केट आप देखो, उसका मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो 200 के ऊपर पिछले 2-3 साल से. अब कहाँ 200 और कहाँ हम आज 120-130 की बात कर रहे हैं. सो अच्छा, 200 इज ऑल्सो नॉट नॉर्मल फॉर यूएस. सो यूएस कोविड के पहले कभी 200 पे नहीं गया था, लेकिन अब वो नॉर्मल बन चुका है बिकॉज वहाँ पे सर्टन स्टॉक्स की मूवमेंट्स वैसी है जिस वजह से उनका पी रेशियो और वैल्यूएशन हाई आ रहा है. सो कमिंग बैक टू इंडिया, इंडिया में भी क्या हो रहा है कि अगर आप 60-70 का मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो है, 80 का देखने जाओगे तो वो जल्दी नहीं आता है, राइट. सो आज कोविड के टाइम पे भी देखो तो उतना डाउन लेगा. आई थिंक 80 के आसपास एक पीक बार जाके आ गया था, लेकिन कंसिस्टेंटली वहां पे नहीं मिलता है. फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री इन द वर्ल्ड होने की वजह से वो प्रीमियम हमेशा रहेगा, और 100 पे तो क्या एट पार हो गया. सो जब नेगेटिव न्यूज होगा तब वो 100 के नजदीक आएगा. बट 110 120 के आसपास आपको मिले तो भी ले सकते हैं. ऐसा नहीं है कि वहां से पैसा नहीं बनता है. हाँ, लेकिन हालांकि अगर किसी क्लाइंट का पैसा अगर वेट कर सकता है या स्प्रेड आउट कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट, तो वो जरूर देखना भी चाहिए टू फाइंड दोज अपॉर्चुनिटीज ऑफ बाइंग. ऐसा भी नहीं है कि नहीं आंख बंद करके करना चाहिए. हालांकि इंडिया में इंटरेस्ट रेट कट का भी जो साइकिल शुरू हो चुका है, उस हिसाब से अर्निंग्स का भी ग्रोथ काफी आ रहा है. सो अभी आई थिंक हम लोग जुलाई में अभी जो लास्ट वीक से जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, इट्स अ मिक्स बैग थिंग, नॉट टू ग्रेट नॉट टू बैड एज वेल, राइट. सो अर्निंग्स अभी भी ग्रो हो रही है. सो अर्निंग्स का ग्रोथ आने की वजह से वो मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो थोड़ा हायर साइड पे ही रहेगा, एंड दैट इज बिकमिंग अ न्यू नॉर्मल फॉर इंडिया ऑल्सो. सो हाँ, डिप की जरूरत अगर मिले तो आप अपॉर्चुनिटी मिले तो वो देखना चाहिए, बट जरूर नहीं है कि उससे डरना चाहिए. अच्छा, सो dip is a positive sign. Dip is a very good positive sign and positive way to enter into the markets. Okay, so आपने एक चीज और बताया कि जैसे यूएस का मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो इज 200, राइट? Correct. समवेयर अराउंड 200. हाँ, 200 के ऊपर थोड़ा है. That particular hike is contributed to certain stocks. Certain stocks की वजह से ज्यादा है. Which kind of certain stocks? जो फैंग स्टॉक्स और जो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स है, आज अमेजोन है, टेस्ला है, गूगल है, फेसबुक है, ये सारे स्टॉक्स की वजह से उनके वैल्यूएशंस बहुत हाई है. सो आज एनवीडिया का स्टोरी जो पिछले 2-3 साल से चला है, कहाँ से कहाँ एनवीडिया का स्टॉक चला गया. तो ठीक है, उनका ग्रोथ भी वैसा है. ऐसा नहीं है कि उन कंपनीज का ग्रोथ नहीं है, उनका पूरे वर्ल्ड में जो एक्सपेंशन चल रहा है उस हिसाब से उनके ग्रोथ भी वैसे है. वो ग्रोथ की वजह से उनका वैल्यूएशंस बहुत हाई है. सो वैल्यूएशंस हाई की वजह से, काफी स्टॉक्स की वजह से वो टोटल मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो अपने को बहुत हाई दिख रहा है. सो पहले हम लोग 10 साल पहले देखे तो यूएस में ऐसा कॉन्सेंट्रेशन नहीं था कि 5 या 10 स्टॉक ही बहुत चल रहे हैं, राइट. वहां पे पूरा मार्केट चल रहा था लास्ट डिकेड में देखने जाओ. लेकिन अभी ऐसा हो गया कि पूरा मार्केट यूएस का उतना नहीं चल रहा है जितना ये सर्टन पॉकेट्स और सर्टन स्टॉक्स ज्यादा चल रहे हैं. इंडिया में क्या है, इंडिया में भी लास्ट आई थिंक डिकेड में, आई थिंक 7-8 साल पहले ऐसा था फेज कि जब सिर्फ 5 या 10 ही शेयर चल रहे थे, लेकिन ब्रॉडर मार्केट नहीं चल रहा था. पिछले 4-5 साल से इंडिया में ब्रॉडर मार्केट चल रहा है. सो वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन स्टॉक्स लाइक एचडीएफसी, रिलायंस और एसबीआई. 8-10 स्टॉक ही चल रहे हैं और उनके अलावा और कोई नहीं चल रहा. इंडिया में अभी जो फ्लो आ रहा है या पार्टिसिपेशन आ रहा है मार्केट में, इट इज वेरी वाइड. आप मिड कैप, स्मॉल कैप, छोटी कंपनीज देखो, बड़ी कंपनीज देखो, सब जगह पे ग्रोथ आ रही है. सो दैट इज अ वेरी गुड पॉजिटिव साइन, एंड दैट इज अ sign of growing economy in a larger scale. It is not only about certain companies or certain sectors जो grow कर रहे हैं, लेकिन छोटी से छोटी दुकान वाला भी grow कर रहा है, तभी ये possible है. तो सर, आपने जो डिपेंडेंसी की बात की, तो मैंने एक रिपोर्ट पढ़ रहा था मैं, जिसमें आज से अगर 10 साल पहले का सिनेरियो देखे तो FIIs या FPIs अगर इंडियन मार्केट में कोई पर्टिकुलर डे पे कुछ ज़्यादा सेलिंग करें तो निफ्टी और सेंसेक्स में, बेंचमार्क इंडाइसिस में स्टीप फॉल आता था, राइट. एंड लोग डरते थे कि आज FII ने 500 करोड़ का सेल किया. नाउ अगर मैं ये लास्ट 2-3 साल की बात करूं तो हाँ, रिपोर्ट्स हैं कि भाई FII हैव बीन सेलिंग, इंडिया इज ओवर वैल्यूड, व्हाटएवर, बट उससे इतना इंडेक्स पे इम्पैक्ट नहीं आता है. तो इसका क्या रीजन हो सकता है?
सी इंडियन मार्केट्स में जो डेप्थ की बात होती है कि इंडियन मार्केट्स में ना पहले डेप्थ नहीं होता था, और आपने अगर देखा हो तो वॉरेन बफेट साहब ने भी 8-10 साल पहले एक स्टेटमेंट दिया था, किसी ने पूछा था कि आप इंडिया में क्यों इन्वेस्ट नहीं करते, आपको इन्वेस्टेबल कोई भी कंपनी नहीं लगती क्या? उस वक्त उनका जवाब ये था कि इंडिया में कंपनीज अच्छी है लेकिन डेप्थ नहीं है कि मेरा वॉल्यूम एब्जॉर्ब कर पाए, मुझे जो वॉल्यूम चाहिए उतना वॉल्यूम्स नहीं आ रहे, अगर वो उतना बाइंग सेलिंग करने जाओ तो स्टॉक का प्राइस मूवमेंट बहुत बड़ा हो जाता है। सो वो उस वक्त नहीं था, इसलिए वो इम्पैक्ट बहुत बड़ा दिख रहा था। लेकिन हालांकि अब क्या है कि इतने सारे एक्टिव और पैसिव फंड्स का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, म्यूचुअल फंड का आ रहा है, SIP का आ रहा है। आज मंथली अगर FI बेच रहा है 20-30 हज़ार करोड़, तो 26 हज़ार करोड़ तो अपना सिर्फ SIP आ रहा है। सो उसके अलावा PMS है, AIF है, गवर्नमेंट के पेंशन फंड्स है, डायरेक्ट रिटेल का स्टॉक्स और पार्टिसिपेशंस है, तो वो इतना सारा फ्लो हर महीने आ रहा है, तो इसलिए अब वो इम्पैक्ट बहुत बड़ा नहीं दिख रहा है, और वो इम्पैक्ट आएगा तो भी वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है। सो इसलिए कोविड के टाइम पे जो फॉल हुआ उसके बावजूद भी, उसके बाद भी वॉर्स भी जब हुए, हमने देखा है बड़ा डाउनफॉल इम्पैक्ट नहीं आया, क्योंकि तुरंत पैसा आ जाता है। सो लिक्विडिटी इज अ बिग पॉजिटिव पॉइंट फॉर इंडियन मार्केट्स के रिटेल और एक पे डिपेंडेंट नहीं। सो नाउ वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन FII, नॉट डिपेंडेंट ऑन DIA। अभी क्या है, वो HNI भी है, रिटेल भी है, PMS भी है, म्यूचुअल फंड भी है, पेंशन फंड्स भी है, सभी जगह से एक्टिव फंड्स भी है, पैसिव है, ETF है, सभी जगह पे स्प्रेड आउट हो चुका है। सो इसलिए अब वो डेप्थ मिल रहा है कि कोई मैनिपुलेट नहीं कर पा रहा है कि वो डेटा, वो कोई एक बहुत बड़ा बाइंग या बहुत बड़ा सेलिंग कर दिया तो उसका प्राइस बहुत बढ़ गया या कम हो गया, वो मुश्किल है। तो सर ये जो हमारा डिस्कशन हुआ उसमें आपने मल्टीपल प्रोडक्ट्स के बारे में बात किया, आपने म्यूचुअल फंड्स बोला, पैसिव फंड्स बोला, SIP आपने बताया, PMS बताया, AIF बताया, तो क्या आपको NRIs के लेवल पे एक कंफ्यूजन नहीं नजर आता है कि एक NRI को SIP करना चाहिए, PMS करना चाहिए, AIF करना चाहिए, नया एक जो एक है SIF कि वो करना चाहिए? तो ये प्रोडक्ट का क्या डिफरेंशिएशन है, पॉइंट नंबर 1, और कौन से टाइप का इन्वेस्टमेंट कौन से NRI के लिए सूटेबल है? सी NRIs के लिए अगर फ्लो उनका रेगुलर है, जॉब कर रहे हैं या बिजनेस है जहाँ पे वो लोग रेगुलरली एक छोटी अमाउंट इन्वेस्टिंग के लिए साइड में रख पा रहे हैं जो रेगुलर बेस पे कर पाए, तो SIP इज द बेस्ट थिंग। ओके, राइट। SIP में रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का जो सबसे बड़ा फायदा है वो SIP में मिलने वाला है। वहाँ पे टाइमिंग करने की कोई जरूरत नहीं है कि आप कभी भी शुरू करो तो भी आपका रिटर्न अच्छा बनेगा, क्योंकि वो पीरियोडिक होने वाला है। हालांकि काफी NRIs वैसे होते हैं कि जिनके पास एवरी मंथ वहां से फंड ट्रांसफर करना इज नॉट फिजिबल, प्लस इट्स अ कॉस्टली अफेयर, क्योंकि फॉरेन कंट्री में भी बैंक्स वो ट्रांसफर करने के लिए चार्जेस भी फिक्स चार्ज लगाते हैं, तो कई बार वो भी बहुत महंगा पड़ता है। सो कई बार क्लाइंट्स ऐसा भी करते हैं कि वो लोग 1 साल या 2 साल का SIP का पैसा एक साथ भेज देते हैं, वो तब तक लिक्विड फंड या बैंक में रख के वहां से SIP करते हैं। लेकिन इन्वेस्टिंग के लिए अगर बड़ा पैसा आता है, कई बार ऐसे भी क्लाइंट्स होते हैं कि नहीं मेरे को रेगुलर भेजना इट्स बीइंग डिफिकल्ट, लेकिन मेरे पास बिजनेस में वो पैसा आता है जिस हिसाब से, उस हिसाब से आई कैन एलोकेट सर्टेन मनी, तो हम लोग लमसम म्यूचुअल फंड में भी जाते हैं। बड़ा पैसा है, टैक्सेशन अगर इंडिया और फॉरेन कंट्री दोनों का मैनेज हो रहा है और इंडियन टैक्सेशन भी इजीली हो रहा है, तो PMS पे भी जाते हैं हम लोग कि अगर क्लाइंट रिस्क सेवी है, ही अंडरस्टैंड्स द रिस्क ऑफ कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियोज, यू नो, जहाँ पे फंड मैनेजर्स को ज्यादा छूट है, दे कैन प्ले अराउंड विद अ बेटर प्रोस्पेक्ट्स, तो PMS में भी जाते हैं। हालांकि अगर जो NRIs 1 करोड़ के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं या करने के लिए सक्षम है, उनका पोर्टफोलियोज बड़ा है, तो हम लोग उनको AIF भी देते हैं। AIF में सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि टैक्सेशन जो होता है वो फंड लेवल पे हो जाता है, तो उनको कंप्लायंस में थोड़ा इजी हो जाता है कि यार मेरे को CA को देना, रिटर्न फाइल करना, वो सब झमेला नहीं चाहिए, मेरे को टैक्स फ्री का पैसा आ गया। हालांकि वो टैक्स फ्री है नहीं, क्लाइंट्स को अंडरस्टैंडिंग वैसा है कि मेरे लिए टैक्स फ्री है, टैक्सेशन है लेकिन वो फंड लेवल पे, लेकिन फंड भर के देता है, इसलिए वो कंप्लायंस का हैसल कम हो जाता है ना। That's a big problem solver for a lot of NRIs. लेकिन हाँ, उसमें इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से ऊपर चाहिए, प्लस वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट रिस्क, क्योंकि अगर कैट 3 है तो कई जगह पे कैट 3 AIF में ऐसा भी होता है कि कैटेगरी 3 में वो लोग ऑप्शंस और फ्यूचर्स और हेज भी करते हैं, डेरिवेटिव्स भी यूज करते हैं, तो वो उसका जो रिस्क है वो अगर क्लाइंट समझ रहा है
और वो लेने के लिए तैयार है, दूसरा इन्वेस्टमेंट वैसा है कि जो लो रिस्क वाले भी है, तो AIF इज अ वेरी गुड टूल जहाँ पे क्लाइंट को अच्छा रिटर्न्स भी मिलता है, हालांकि कंप्लायंस कम हो जाता है उनके लिए। तो सर आपने बताया कि कैटेगरी 3 AIF डेरिवेटिव्स में ट्रेड कर सकते हैं, तो ऑफ कोर्स रिस्क तो है ही डेरिवेटिव्स में, बट रिस्क के सामने रिटर्न्स भी हो सकता है। करेक्ट। कैन यू गिव मी सच एग्जांपल्स कि जहाँ पे रिटर्न्स बहुत अच्छा आया हो? मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन यस काफ़ी AIFs ऐसे भी होते हैं जो 22-24% रिटर्न्स उन्होंने पास में दिया है, हालांकि वो देंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। काफ़ी AIFs वैसे भी होते हैं। AIF में दूसरा एक प्लस पॉइंट क्या होता है कि उनको म्यूचुअल फंड से थोड़ा ज़्यादा फ्रीडम मिलता है, दे कैन टेक मोर रिस्क, बिकॉज हमारा रेगुलेटर ये समझ रहा है कि जो AIF में पैसा डाल रहा है वो क्लाइंट भी थोड़ा समझदार है, उसको मालूम है कि क्या रिस्क है, क्या ड्रॉडाउन्स भी आएगा, मार्केट क्रैश होगा तो AIF भी उतना ज़्यादा क्रैश हो भी सकता है, इसलिए वहाँ पे दूसरे एवेन्यूज भी अलाउड है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ AIFs अब ऐसे भी आ रहे हैं जो लोग प्री IPO या बिफोर IPO स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं कि जिनके IPO 1-2 साल में आने वाले हैं, तो वो भी एक अल्फा जनरेशन के लिए अच्छा टूल होता है। कुछ AIF ऐसे भी होते हैं कि जो डाउनसाइड प्रोटेक्ट करने के लिए भी हेजिंग करते हैं, राइट, तो वो सब क्लाइंट का पैसा बनाता है, इसीलिए एक्चुअली इंडिया में भी अल्ट्रा HNIs AIF में जाते हैं, वैसा ही NRIs भी काफ़ी है हमारे पास जो ऐसे क्लाइंट्स पे जाते हैं। तो ऐसा होता है कि कई बार AIF आपको 20% के ऊपर रिटर्न देता है, हालांकि 20% आएगा वैसा ज़रूरी नहीं है, डिस्क्लेमर मैं दे देता हूँ कि वो ज़रूरी नहीं है, बट येस AIF में अलग अलग स्ट्रेटेजी में अलग अलग टाइम पे हायर रिस्क है तो रिटर्न्स रिवॉर्ड्स भी हायर हो सकते हैं। हाँ, सो अगर कोई इन्वेस्टर इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर है जिसको रिस्क का अंडरस्टैंडिंग है, तो एंड ही इज विलिंग टू इन्वेस्ट मोर देन 1 करोड़, AIF इज अ प्रोडक्ट। AIF इज अ गुड प्रोडक्ट, यस, क्योंकि 1 करोड़ के ऊपर, हाँ, ऐसा भी नहीं चाहिए कि आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ है तो पूरा AIF में डाल दिया, उसके हालांकि सेपरेटली उसका PMS भी क्या है या म्यूचुअल फंड भी क्या है, क्योंकि AIF में 1 करोड़ डाला तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट पार्शियल विड्रॉल की जरूरत है, तो 1 करोड़ से 90 नहीं कर सकते आप। हालांकि 1 करोड़ अगर 1 करोड़ 20 लाख हो गया तो आप 20 लाख में आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हो। सो शॉर्ट टर्म अगर नीड्स कुछ आ गई तो उसके लिए म्यूचुअल फंड दूसरा सारा पोर्टफोलियो भी क्या है वो रिस्क असेसमेंट देखना चाहिए। उसके बाद आई वुड एडवाइस कि यस, अगर वो सब है और इन्फॉर्म्ड है, ही वांट्स टू टेक द रिस्क, देन यस AIF इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट और वो देखना चाहिए। ओह, दैट्स ग्रेट। सो सर, अभी लास्ट 5 साल से मैंने देखा हुआ है गिफ्ट सिटी इज अ टॉक ऑफ द टाउन। एवरी फंड मैनेजर, एवरी ब्रोकर इज टॉकिंग अबाउट गिफ्ट सिटी while they talk to NRIs. Correct. Even I travel to a couple of countries. There also people are asking about gift. So पहले तो I sensed one thing कि गिफ्ट के लिए लोगों को काफ़ी कुछ confusion है, compliance को लेके, regulations को लेके। तो I would like you to throw some light on Gift City, NRIs को कैसे फायदा हो सकता है? So Gift City is a wonderful thing to happen for Indian capital markets also, right? So inbound की अगर हम लोग बात करें कि इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए NRIs के लिए, हालांकि अभी प्रोडक्ट्स थोड़ी कम है लेकिन लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स आर इन पाइपलाइन। अभी जो प्रोडक्ट शुरू हो चुकी है उसकी बात करें तो ऑलमोस्ट $1.5 लाख के आसपास का मिनिमम इन्वेस्टमेंट साइज है जो AIF के एंगल से आता है। सो वहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्ट्स अभी AIF लेवल की है कि 1 करोड़ के ऊपर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। सो $1.5 लाख पे इन्वेस्टमेंट करके आपको फंड मैनेजर्स और डायरेक्ट म्यूचुअल फंड जो इंडिया के हैं वो उनका फंड ऑफ फंड बना के प्रोडक्ट बेची जा रही है। सो जैसे फॉर एग्जांपल HDFC का फ्लेक्सी कैप फंड ऑलमोस्ट 25 साल पुराना है, so more than 25 years. So HDFC Flexi Cap Fund is one of the very good return generating fund for India also. तो उसी फंड का फंड ऑफ फंड बना के उन लोगों ने AIF के एंगल से लॉन्च किया है। तो NRIs वही फंड सीधा गिफ्ट सिटी में ले पाएंगे, लेकिन मिनिमम टिकट साइज अभी $1.5 लाख है। हालांकि लॉट ऑफ कंपनीज एंड एवरीबडी इज वर्किंग ऑन रिड्यूसिंग द साइज और छोटी साइज के प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं। सो आई थिंक वेरी सून हम लोगों को $5-10 हज़ार वाले भी प्रोडक्ट्स मिलेंगे। इसमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट NRIs के लिए ये है कि इट इज नॉट ओनली फॉर NRIs, इट इज फॉर फॉरेन सिटीजन्स ऑल्सो। ओके, सो ये फर्क ये है कि NRI यानी तो इंडियन होना चाहिए, राइट? तो गोरा या काला इंडिया में आके इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा है, वो यहाँ पे कर पाएगा। आज वॉरेन बफे साहब को पर्सनली डायरेक्टली करना है या ट्रम्प साहब को डायरेक्टली करना है तो वो खुद से गिफ्ट सिटी से कर सकता है। उनको ना पैन कार्ड की जरूरत है, आधार कार्ड तो वैसे भी NRIs के लिए है नहीं,
ना इंडियन बैंक अकाउंट्स की जरूरत है, ना इंडिया में टैक्स रिटर्न्स भरने की जरूरत है। ओके, सो कोई कंप्लायंस इंडिया में नहीं करना है। जो इन्वेस्टमेंट होगा वो लोग डॉलर टर्म्स में यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। रिटर्न्स होने के बाद वो डॉलर टर्म्स में ही आपको स्टेटमेंट मिलेगा। सो करेंसी का इम्पैक्ट जाने के बाद आपको डॉलर टर्म्स में वापस हो जाएगा। रिपेटेशन का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज एनआरआई जो आते हैं उनको $1 मिलियन से ऊपर रिपेटेट करना है तो एनआरई में से पर ईयर $1 मिलियन का अभी लिमिट है। सो आरबीआई से परमिशन लेना, उनका टैक्स रिटर्न फाइल करना, ये सब काफी सारे झंझट है, जिस वजह से भी बड़ा पैसा नहीं आ रहा था। सो अब क्या हो गया कि बड़ा पैसा आ सकता है क्योंकि इंडिया में कोई कंप्लायंस नहीं है, कोई पैन कार्ड नहीं, कोई टैक्स रिटर्न फाइल करना नहीं, आपको डॉलर टर्म्स में रिटर्न स्टेटमेंट्स मिलेंगे, आपको प्रोडक्ट्स इंडियन म्यूचुअल फंड के ही प्रोडक्ट्स वहां पे आ चुके हैं। सो कोई फैंसी न्यू प्रोडक्ट जिसका हिस्ट्री नहीं है वो देखने की ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, आपको हिस्ट्री वाले ही प्रोडक्ट्स आ गए कि ये कैसा परफॉर्म करेगा, ये फंड मैनेजर करेगा नहीं करेगा, वो डाउट ही नहीं है। सो लॉट ऑफ फंड हाउसेस का ऑलरेडी प्रोडक्ट शुरू हो चुका है, काफी लोगों का पाइपलाइन ऑलरेडी चालू है। सो अभी ऑलरेडी हमारे पास वैसे इन्वेस्टर्स एनआरआईज आ चुके हैं जो गिफ्ट सिटी में इनबाउंड कर रहे हैं। हम लोगों ने क्लाइंट्स के लिए ऐसा भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है कि कोई कंप्लायंस इंडिया में नहीं करना है, बैंक अकाउंट भी नहीं रखना है, कोई सीए के पास भी नहीं जाना है, कोई टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना है। हाँ, हालांकि इसके अलावा कुछ और इनकम है इंडिया में तो करना पड़ेगा, लेकिन कुछ भी नहीं है तो गिफ्ट सिटी बिकम्स अ बूम, वेरी इजी। कंप्लायंस एंगल से इंडिया के कंप्लायंस की वजह से बहुत लोग एनआरआईज नहीं आते, क्योंकि सबसे बड़ा दिक्कत ये आता है लोगों को कि वहाँ का फाइनेंशियल ईयर जनवरी टू दिसंबर, अपना अप्रैल टू मार्च, वहाँ पे सीएस और सीपीएस जो होते हैं वो स्टेटमेंट्स अलग अलग फॉर्म में मांगते हैं, कुछ अलग मांगते हैं, कुछ अलग मांगते हैं। सो क्लाइंट फंस जाता है, उसको मालूम नहीं, वो सीपीए जो बोलता है उस हिसाब से यहाँ पे स्टेटमेंट मांगने आता है। हमारे पास अलग अलग कंट्री के अलग अलग सीपी अलग अलग टाइप के फॉर्मेट में मांगते हैं। तो ये डायलेमा की वजह से लोग फंस जाते हैं कि यार छोड़ो, नहीं करना, ये फ्रस्ट्रेशन आता है। वो फ्रस्ट्रेशन यहाँ पे बहुत इजीली निकल जाता है। यहाँ पे वो जनवरी टू दिसंबर भी मिलेगा और वही कैलेंडर ईयर आएगा, रिटर्न्स डॉलर टर्म्स में आएंगे, कंप्लायंस इजी हो गया। इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट। जैसे ये छोटे प्रोडक्ट ज्यादा आएंगे ना, इट इज गोइंग टू बी गेम चेंजर। ओके, तो सर एनआरआईज को इंडिया में या एनी फॉरेन सिटीजन, इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन गिफ्ट सिटी, व्हाट फैसिलिटीज और व्हाट हेल्प यू कैन गिव टू देम? वी कैन डू एवरीथिंग। आई मीन हम ऑलरेडी जो हमारे क्लाइंट्स के लिए कर रहे हैं तो उनका जो केवाईसी करना है, केवाईसी के लिए डॉक्यूमेंट्स उनको फिजिकली कुछ भी नहीं भेजना है, सब कुछ मेल पे कर सकते हैं। सो वो कम्युनिकेशन कैसे केवाईसी करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लाना है, वो सभी चीज़ों में हम लोग हेल्प करेंगे। और कहाँ कहाँ पे कैसे करना है, कौन से फंड सिलेक्शन करना है, रिस्क एपेटाइट कैसे करना है, रिस्क असेसमेंट कैसे करना है, वो सारा चीज़ें में हम लोग हेल्प करेंगे। और कौन से प्रोडक्ट में जाना है वो डिस्कशन हम लोग क्लाइंट के साथ करके वो पूरा का पूरा स्टार्ट टू एंड का प्रोसेस में वी हैंड होल्ड द क्लाइंट जर्नी ऑफ गेटिंग इनटू द इकोनॉमी एंड इन्वेस्टिंग इनटू द मार्केट्स। और वो पूरा हैंड हेल्ड हम लोग करके सारा पेपर वर्क हम लोग हेल्प करते हैं। ग्रेट, ओके। सो हाँ, सो एनआरआईज और अगर फॉरेन सिटीजन्स को एक हेडेक रहता है कि इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए प्रोसेस कैसे कैरी करें, तो जेके सिक्योरिटीज इज द प्लेस where they can seek help. Yes, I mean we at JK Securities can help all the NRI. हमारे पास काफ़ी बड़ा NRI बेस है। हम लोग 30 साल पुरानी कंपनी है, इसलिए काफ़ी NRIs का भरोसा हम पे रहा है। सो थैंक यू फॉर ऑल दोज इन्वेस्टर्स ऑल्सो। बट हम लोगों ने उनको वो जर्नी में प्रोसेस में सभी जगह पे हेल्प किया है। जिनका इंडिया में भी टैक्सेशन रिटर्न्स होता है तो वो टैक्सेशन हो या डिफरेंट एजेंसीज होती है, डिफरेंट एजेंसीज के काम में भी हम लोग हेल्प करते हैं। उनको रिपोर्ट सबमिट करना, उनके कंप्लायंसेस करवाना, उसके लिए भी हेल्प करते हैं। बट यस, एनआरआईज के साथ हमारा काफ़ी पुराना रिश्ता है और काफ़ी सालों से हम लोग उनके लिए वेल्थ क्रिएशन में हेल्प कर पा रहे हैं। सो इट्स आवर प्लेजर टू सर्व देम फॉर आवर कंट्री। एक क्वेश्चन है, एजेंसीज आपने बताया, यस, तो यू आर अ ब्रोकिंग कंपनी, Right. 30-year-old कंपनी, राइट। सो अगर जब एनआरआई को इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है तो हो सकता है काफी सारे एजेंसीज के साथ उनको कोऑर्डिनेट करना पड़े। करेक्ट, समटाइम्स इट्स अ हेडेक, करेक्ट। सो कैन यू नो कोलैबोरेट? सो अल्टीमेटली यस, ये है ना, बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आता है। सो ये ऐसा होता है कि यार रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग हो जाता है ना कई बार कि आज हम लोग डिफरेंट एजेंसी से साथ टाइप करके भी, आज फॉर एग्जांपल एनआरआईज को इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना है तो पीआईएस इज अ कंपलसरी थिंग। पीआईएस अकाउंट बैंक के थ्रू खोलना पड़ता है, लेकिन क्लाइंट को नहीं मालूम कि वो बैंक में जाके पीआईएस का क्या करना है।
तो वो बैंक के साथ भी हमारा रिलेशन इतना स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, हम लोग उसको वो गाइड करते हैं कि वो पीएस बैंक, सो पीएस इज आरबीआई रेगुलेटरी, सो वहाँ पे आरबीआई अप्रूवल से वहाँ पे हमारा सेबी का कोई लेना देना नहीं है। हालांकि हम लोग उसको भी या तो वो पीएस का जर्नी है, पीएस में क्या कंप्लायंस करना है, कैसे करना है, या उनका टैक्सेशन में उनके सीएस को स्टेटमेंट भेजना है, क्योंकि एनआईज ऐसा होता है कि कई बार 2-3 साल में एक बार आते हैं, तो यहाँ पे सीए जो उनके होते हैं, सो डिफरेंट एजेंसीज के साथ टाइप करके हम लोग वो हैंड होल्डिंग करते हैं कि यार ठीक है, उनको ये करके आपका ये प्रोसेस हो जाएगा, आपका ये क्लियर हो जाएगा, उसमें हम लोग हेल्प करते हैं। और रिलेशन भी हमारा इतना क्लाइंट्स के साथ अच्छा स्ट्रांग हो जाता है, हमको वो करना भी पड़ता है। बट आई मीन नथिंग रॉन्ग इन दैट, वी आर हैप्पी टू हेल्प देम इन लॉट ऑफ वेज एंड वी आर ऑलरेडी डूइंग इट फॉर लॉट ऑफ क्लाइंट्स इन दीज वेज, ताकि उनका कंप्लायंस का बर्डन उनका कम हो जाए एंड इट बिकम्स अ स्मूदर जर्नी फॉर देम ऑफ वेल्थ क्रिएशन। अल्टीमेटली उनका वो जर्नी स्मूथ रहेगा तो वो लोग इंडिया में पैसा इन्वेस्टेड रखेंगे और वेल्थ क्रिएशन एक्चुअली में कर पाएंगे। क्योंकि वो लोग कंपैरिजन हमेशा फॉरेन कंट्री के साथ होता है कि हमारे यहाँ पे इतना इजी होता है, आपके यहाँ पे ये, वो इजी ऑफ डूइंग में थोड़ा माइंड होता है उन लोगों को कि यार इंडिया में ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, बट वी ट्राई टू मेक दैट मोर सिंपलर। हमारे लिए वो समझ इजी है, इसलिए वो कंपैरिजन इट बिकम्स इजियर फॉर अस कि हाउ टू गो थ्रू दोस थिंग्स एंड हाउ टू कंप्लीट दोस कंप्लायंसेस। एनआरआईज के लिए वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, सो वी हेल्प देम इन मेकिंग दैट जर्नी आल्सो स्मूदर, ताकि वो इंडिया का वेल्थ क्रिएशन जर्नी मिस आउट ना करें। Of course, that's great for JK Securities. Thank you, sir. सर ट्रेडिशनली हम देखें तो इंडिया में फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स लाइक बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, उसका अवेयरनेस बहुत ही कम रहा है। बट ऑफ लेट लास्ट 3-4 ईयर्स में जो डेवलपमेंट हुआ है उसमें से एक बड़ा डेवलपमेंट ये है कि जैसे JP Morgan है जो वर्ल्ड में बॉन्ड इंडेक्स प्रोवाइडर है एंड उनका एक इमर्जिंग मार्केट बॉन्ड इंडेक्स है, वो बॉन्ड इंडेक्स में दे हैव इंक्लूडेड इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड्स। This is a very big achievement, I think, for entire bond industry. So, fixed income market particularly, what is your opinion? Whether NRIs should invest in Indian bond markets, Indian fixed income markets, and for even local investors also, what is your opinion? So, fixed income में, yes, as you said, awareness कम है other than FDs में. So, FDs का बहुत अवेयरनेस है, बट अदर देन FDs के जो भी प्रोडक्ट्स है वो सब में अवेयरनेस कम है। एंड JP Morgan का ये इंडेक्स की वजह से यस डेफिनेटली इंडियन बॉन्ड मार्केट में काफ़ी अच्छा पैसा आना शुरू हो चुका है। एंड आई थिंक वो अवेयरनेस भी आ रहा है कि आज लोग कैसे बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, डेट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट, डायरेक्ट गवर्नमेंट के GSECs में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इसके भी प्लेटफॉर्म्स हो चुके हैं। सो ये अपॉर्चुनिटीज तो डेफिनेटली बहुत अच्छी आ चुकी है एंड वो अवेयरनेस भी धीरे धीरे आ रही है कि आज मैं कैसे किसी गवर्नमेंट का बॉन्ड है, अगर स्टेट गवर्नमेंट के बॉन्ड्स आते हैं जो कई अभी आजकल बहुत फेमस है कि कुछ स्टेट गवर्नमेंट के बॉन्ड्स 9-9.5% के आसपास का रिटर्न देते हैं, तो वो बॉन्ड्स अब FD से 2% ज़्यादा जिसपे गवर्नमेंट्स के गारंटीज होते हैं वैसे पॉपुलर होना शुरू हो चुका है। सो यस, फिक्स इनकम में काफ़ी अवेयरनेस धीरे धीरे अब आ रही है। लोगों को FD के अलावा दूसरे क्या ऑप्शन है फिक्स इनकम में ये देखने की ज़रूरत डेफिनेटली है, इसके लिए एडवाइजर्स से मिलना चाहिए। एंड अब वहाँ पे भी वो डेप्थ मिल रही है जिस वजह से FII भी जैसा JP Morgan लोग हैं उन लोगों ने भी इंडियन गवर्नमेंट को बॉन्ड्स लेना शुरू किया। ये भी दर्शाता है कि इंडियन बॉन्ड मार्केट का परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रांग है और अच्छा है, इसीलिए भी हम लोगों को इंक्लूड किया है बॉन्ड इंडेक्स में। सो दिस इज ऑल्सो शोइंग कि इंडियन मार्केट कितना स्ट्रांग है, इंडियन गवर्नमेंट कितना स्ट्रांग है, GDP ग्रोथ भी है और दूसरे एवेन्यूज भी है, डेप्थ भी आना शुरू हो गया, रिटेल पार्टिसिपेशन भी शुरू हो गया है। सो इक्विटी की तरह अब फिक्स इनकम का भी मार्केट अच्छे से डेवलप हो रहा है, इसी का ये साइन है। ओके, सो सर फिक्स्ड इनकम मार्केट की अगर बात करें तो एज अ ब्रोकिंग फर्म व्हाट सर्विसेज यू वुड गिव टू NRIs? आई मीन कुछ फिक्स इनकम प्रोडक्ट्स में NRIs अलाउड नहीं है, कुछ में अलाउड है, बट यस NRIs के लिए भी हमारे पास फिक्स इनकम में सारे प्रोडक्ट्स हैं। जैसे कैपिटल गेन बॉन्ड्स भी लोग NRIs करते हैं, अगर प्रॉपर्टी यहाँ पे बेचते हैं तो करते हैं। डेट म्यूचुअल फंड्स भी है, या इवन कुछ बॉन्ड्स या डिबेंचर्स होते हैं जो NRIs फंड्स एक्सेप्ट करते हैं वो भी लेते हैं।
GSEC अगर ले पाते हैं तो वो भी लेते हैं। सो हमारे पास ऑप्शन सारे हैं। सो एनआरआईज के लिए भी वो एवेन्यूज भी अदर देन बैंक एफडी इसके अलावा क्या क्या कर सकते हैं उसके लिए भी हम लोग गाइडेंस दे सकते हैं उनको। Perfect. So I think along with the equities, even Indian bond market, Indian fixed income market is also growing. True. And it's a good sign rather. Very good sign. As an investor, I would always want multiple choices. Correct. Right. So if I have, plethora of products like PMS, AIF, direct equity, bonds, debentures, I think nothing more I would want. So हम लोग गुजरात में बैठे हैं। गुजरात का इक्विटी कल्चर बहुत अलग है, राइट? इक्विटी का एक्सेप्टेंस रेशियो बहुत हाई है, बट इवेंचुअली अच्छा इन्वेस्टर वही होता है जो समझ पाता है कि उसका एसेट एलोकेशन कैसे करना है, उसका डाइवर्सिफिकेशन कैसे करना है, फिक्स इनकम में भी कितना डालना है। अब ग्लोबली देखने जाओ तो इक्विटी में इतना ज्यादा पैसा नहीं होता जितना यहाँ पे कई बार देखने को मिलता है। सो होना चाहिए फिक्स इनकम में भी डेफिनेटली, बट फिक्स इनकम में अभी तक का माइंडसेट क्लाइंट्स का यही था कि सिर्फ बैंक एफडी इज फिक्स इनकम। सो वो समझना जरूरी है कि फिक्स इनकम में रखने से हमारा रिस्क कम हो रहा है, हमारा लिक्विडिटी प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, राइट? इक्विटी लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हो लेकिन लिक्विडिटी की जरूरत पड़ी तो फिक्स इनकम से निकाल पा रहे हो, तो वो प्रॉब्लम वहां पे सॉल्व हो रहा है। तो उसमें बैंक एफडी से ज्यादा रिटर्न देने वाला क्या क्या ऑप्शंस है ये समझना बहुत जरूरी है। सो वो जो इन्वेस्टर एडवाइजर बेस के थ्रू जा रहे हैं, जो खुद से प्लान नहीं कर रहे और एक्चुअली में पूछ रहे हैं कि कैसे होना चाहिए, उनके जगह पे वो क्लाइंट्स में वो एक्सेप्टेंस बहुत अच्छे से आ रहा है, बिकॉज दे आर अंडरस्टैंडिंग ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ दोज थिंग्स और प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन में जा रहे हैं। सो इट्स अ वेरी गुड साइन ऑफ प्रॉपरली क्रिएटिंग अ पोर्टफोलियो एंड एसेट एलोकेशन ठीक से करना भी जो इम्पोर्टेंस है, उसमें फिक्स इनकम इज ऑल्सो प्लेइंग अ वेरी गुड रोल नाउ। एंड एक और चीज है सर, मैंने देखा हुआ है कि फिक्स्ड इनकम में it's not really a fixed income. You have a fixed coupon. Correct. You will get. Correct. Along with this, you can play on interest rate cycle also. Exactly. So shorter bonds, long term bonds, interest rate cycle down जा रहा है, तब आप शॉर्ट रन के वैल्यू फंड। सो देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ प्लेइंग। वहाँ पे फिक्स इनकम मैंने ऐसा नहीं है कि एफडी की तरह लिख के दे दिया कि 60% मिलेगा तो 60% ही मिलेगा। वहाँ पे 8%, 10% भी जाता है, 12-14% भी जाता है, 2% भी जाता है। सो वहाँ पे भी मार्क टू मार्केट इफेक्ट भी आता है। इंटरेस्ट रेट साइकिल जो आपने बोला बहुत अच्छे से कि अगर शॉर्टर कूपन्स हैं, शॉर्टर पीरियड के कूपन्स है और वो कूपन्स अगर सपोज के हाई रेट के 9% के कूपन से फॉर एग्जांपल और इंटरेस्ट रेट डाउन आया तो 9% का प्रीमियम बढ़ जाएगा। वो प्रीमियम जो बढ़ रहा है उस वजह से जो यील्ड बढ़ेगा वो रील आपका 9% के बदले वो 10, 11%, 12% भी दे सकता है। सो ये जो प्ले है ना, ये रिटेल नहीं समझ रहा है। सो रिटेल को ये समझने की जरूरत है। फिक्स इनकम अगर आप लिख के मांगोगे क्या मेरे को 7% लिखा तो 7 का 7.1 भी नहीं होगा, 6.9 भी नहीं होगा, वो फिक्स इनकम में ये काफी सारी जगह पे नहीं होता है। और यहाँ पे ये अब हमारा इकोनॉमी जिस हिसाब से ग्रो हो रहा है, इंटरेस्ट रेट डाउनटर्न साइकिल्स में अभी आ चुके हैं, तो फिक्स इनकम इज अ वेरी गुड प्ले जो एडिशनली आप करके कर सकते हो। आई थिंक मैं एक एग्जांपल दूंगा। हम लोगों ने फरवरी मार्च में क्लाइंट का पैसा 4 से 6 महीने का टाइम का पैसा था, तो वो 6 महीने वाला शॉर्टर ड्यूरेशन में हम लोगों ने डाला था क्योंकि वी वर एंटिसिपेटिंग के इंटरेस्ट रेट कट इस साल आना शुरू होगा। तो वो पैसा क्लाइंट ने अभी निकाला, आई थिंक अभी 15 दिन पहले ही क्लाइंट ने निकाला। उसका एवरेज रिटर्न वाज क्लोज टू 11-12% फिक्स इनकम में। अब शायद उतना पैसा 6 महीने में इक्विटी भी नहीं बनाता है, लेकिन फिक्स इनकम में भी 11-12% बना। आई एम नॉट सेइंग कि हमेशा बनता है, लेकिन वो किस वक्त आप कर रहे हो, कितने टाइम के लिए कर रहे हो, उसके बेसिस पे देयर आर सो मेनी डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल। वो एडवाइजर के साथ बैठेंगे तब वो पता चलेगा कि क्या होना है, कैसे कर सकते हैं। हम लोग वो चीज़ में क्लाइंट्स को गाइडेंस देते हैं कि अभी इतने टाइम में पैसा चाहिए तो हम लोग कहाँ पे जा सकते हैं, इंटरेस्ट रेट का रिस्क क्या है, डिविएशन का, मूवमेंट का, तो वो देख के रिटर्न्स बनते हैं। लेकिन हाँ, फिक्स इनकम में भी 10% से ऊपर का भी रिटर्न्स मिलता है व्हेन यू प्ले इट स्मार्टर वे। लेकिन ऐसा समझते नहीं है रिटेल वाले दैट दे नीड टू लर्न। करेक्ट। बट साथ में सर एक मैंने वो भी चीज देखा है कि काफी कुछ इन्वेस्टर्स ऐसा देखते हैं कि इसमें कूपन 11% का है तो मैं यहाँ पे जाऊँ क्योंकि मुझे 11% फिक्स मिलेगा। बट जब कूपन रेट बढ़ता है
तो हो सकता है उसका क्रेडिट रेट मतलब उसका रेटिंग Exactly, वो थोड़ा पुअर हो। सो ये है ना, आई विल गिव यू क्लासिक एग्जांपल। ये होता था आई थिंक दीवान हाउसिंग के एफडीज में, हाँ राइट? दीवान हाउसिंग का एफडी का बॉन्ड्स 14-15%, या दीवान या शायद यूनिटेक का बॉन्ड्स था, हाँ यूनिटेक का भी बॉन्ड्स था, तो वो कॉर्पोरेट एफडीज में 14-15% भी गया था। सो लोग वो 14-15% देख के भी ना वहां पे गए थे। सो आज ऐसे भी क्लाइंट्स हैं जिनका वो पैसा प्रिंसिपल अमाउंट भी नहीं आया, राइट? कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया। सो यस, रिलायंस कभी 14% पे पैसा नहीं लेगा क्योंकि उसका क्रेडिट रेटिंग बहुत हाई है और उसको कम रेट में पैसा देने वाले लोग मिल जाएंगे। अगर रेट ज्यादा हाई है यानी कि उसको पैसा रेज करने में शायद दिक्कत आ रही है, या जल्दी से सस्ते में पैसा नहीं मिल रहा है इसलिए वो हायर कूपन पे जा रहा है, यानी कि ये हो सकता है कि उसका क्रेडिट रेटिंग उतना अच्छा ना हो। सो रेदर देन लुकिंग एट ओनली कूपन या रेट देख के क्लाइंट को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। रिस्क हमेशा ज्यादा कूपन वाले में रिस्क ज्यादा भी होगा, लोअर कूपन वाले में रिस्क कम होगा। सो वो आइडेंटिफाई करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस फिक्स इनकम में काफी सारे एसेट्स में हाउ इट इज बैक्ड अप बाय सिक्योरिटी, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, तो सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स आते हैं, परपेचुअल बॉन्ड्स आते हैं, राइट? सेमी सिक्योर्ड बॉन्ड्स आते हैं, तो वो समझना इंपॉर्टेंट है। सो रिटेल को उसके लिए एडवाइजर रखना चाहिए जिससे वो समझ पाए कि अनसिक्योर्ड क्या है, सेमी सिक्योर्ड क्या है, स्ट्रक्चर डेट क्या है। डेट में भी बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, तो वो समझ के अगर करेंगे तो एक्सीडेंट्स कम होंगे और अच्छा रिटर्न बना पाएंगे। सो एडवाइजर जरूरी है, एडवाइजर बहुत जरूरी है। If you had to bet on just one NRI theme for next 10 years for Indian markets, what will be your answer? इंडियन कंजम्पशन स्टोरी। Okay. इंडिया की जो कंजम्पशन स्टोरी है, एफ्लुएंस जो बढ़ रहा है, मिडिल क्लास का जो कंजम्पशन पैटर्न जो चेंज हो रहा है, दैट इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर फॉर नेक्स्ट 10 years। इंडिया में अगर किसी एक सेक्टर पे बैट करना है तो दैट इज डोमेस्टिक कंजम्पशन, दैट इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। Okay, great. What's the biggest mistake most NRIs make while investing in India? दो गलतियां, एक पोस्ट टैक्स रिटर्न्स कंपेयर नहीं करते, दूसरा करेंसी का फ्लक्चुएशन जो इंटरेस्ट रेट की वजह से आएगा, करेंसी की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से आएगा, वो कैलकुलेट नहीं करते। सबसे बड़ा पॉइंट है, वो लोग बोलेंगे मेरे को 7% यहाँ पे एफडी में मिल रहा है, वो अच्छा है, लेकिन टैक्स बात करने के बाद क्या मिल रहा है, करेंसी फ्लक्चुएट होने के बाद क्या मिल रहा है। आप 10 साल के बाद एफडी में से लेके जा रहे हो, वो $60 वाला यूएसडी अगर 85 हो गया तो व्हाट इज यूर गेनिंग, ये कैलकुलेशन नहीं कर रहे। सो बिगेस्ट मिस्टेक इज करेंसी फ्लक्चुएशन को इम्पैक्ट कंसिडर नहीं कर रहे, दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक। Okay. But sir, एक और मैंने देखा हुआ है, NRIs are very much obsessed with still gold, property. So is this a common phenomena or there is a shift which is happening? प्रॉपर्टी में वो शिफ्ट दिख रहा है। आई थिंक कोविड के बाद का जो थॉट प्रोसेस है एनआरआईज का, वो ऐसा है कि यार हम लोग इंडिया में जाके सेटल हुए नहीं हुए, न्यू जनरेशन शायद नहीं आएगा। सो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में ये काफी देखने का हुआ है कि लोग प्रॉपर्टी में से पैसा निकाल के वापस लेके जा रहे हैं। उसका दूसरा रीजन ये भी है कि वहाँ पे इंटरेस्ट रेट जिस हाइक से बढ़े, यूएस हो या यूरोप हो, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से वहाँ पे डोमेस्टिकली बिजनेसेस में भी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गए, ईएमआईज में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गए। तो उन्होंने ये नॉन कोर एसेट था तो रियल एसेट में से पैसा निकालना भी शुरू किया है। गोल्ड, हालांकि यस, गोल्ड का अब बिकॉज द प्राइस हैज गॉन अप वेरी हाई, इसलिए वो थोड़ा इम्पैक्ट है, बट वो डोमिनेंस अभी भी है, स्पेशली एनआरआई में, लेडीज में भी अभी भी गोल्ड का इम्पैक्ट वैसा ही है कि उनका ऑब्सेशन आई थिंक ज्यादा चेंज नहीं होगा। लेकिन एनआरआईज में एक शिफ्ट ये भी देखा है कि जितना इंडिया में पहनते ना उतना वहाँ पे पहनते नहीं है। सो आई थिंक इन्वेस्टमेंट के एंगल से वो लोग देखते हैं, कंजम्पशन के एंगल से थोड़ा इंडियंस से ऑब्सेशन कम है। सो इंडियंस में आई थिंक गोल्ड के लिए ऑब्सेशन थोड़ा ज्यादा है, एनआरआईज में थोड़ा कम है। हालांकि जो गवर्नमेंट ने गोल्ड बॉन्ड्स निकाले थे एसजीबीज, उसमें एनआरआईज ने भी पैसा थोड़ा इन्वेस्टमेंट किया और इंडिया में भी बहुत अवेयरनेस आया कि बॉन्ड्स में क्यों पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। ओके, सो गोल्ड एक और भी चीज है कि लोग सेफ इवन गिनते हैं कि यार अगर वर्ल्ड ओवर, जैसे वर्ल्ड वॉर 3 हो गया, तो गोल्ड शायद ऐसी एक प्रोडक्ट है जिसकी वैल्यू बढ़ेगी
equities market may fall, crude may fall, whatever. Correct. But gold is a safe haven. So Correct. do you believe that that's also the reason? मेरे अलावा बहुत सारे कंट्रीज भी बिलीव यही कर रहे हैं आज पिछले 4-5 साल से। आज चाइना हो या रशिया हो, सब लोगों ने उनका जो रिजर्व्स था वो गोल्ड में कन्वर्ट कर दिया। सो आज भी आई थिंक गोल्ड का प्राइस ऊपर जाने का रीजन यही है कि लॉट ऑफ कंट्रीज आर बाइंग गोल्ड। सो आई डोंट नो वेदर वो कितना कंटिन्यू होगा और उसके बाद गोल्ड प्राइसेस का क्या इम्पैक्ट होगा। आई थिंक अभी का जो लेटेस्ट मूवमेंट है उसका वन ऑफ द मेन रीजन ये भी है कि लॉट ऑफ कंट्रीज आर बाइंग गोल्ड एंड यस इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड, आपने जो बोला कि इट्स अ नेचुरल हेज अगेंस्ट द करेंसी एंड एक्चुअल वॉर जैसा इम्पैक्ट आएगा तो वो प्रोटेक्शन वो ही देगा, वो पॉइंट आएगा। Talking about JK Securities, I would like to know who are the drivers, how big is the team, and how you can actually help investors getting into wealth creation. So I am the main driver. I am the managing director of JK Securities. JK Securities is a 30-year-old company now, and we have close to around 200 team members working with me, and we are spread across 3 states across India. And physical presence में जो आज देखने जाए तो ब्रांचेस एंड फ्रेंचाइजीज के नेटवर्क मिला के इट्स ऑलमोस्ट क्लोज टू 100 लोकेशंस पे हमारी प्रेजेंस है। सो वेल डाइवर्सिफाइड लोकेशंस है एंड स्किल सेट के वाइज वेल डाइवर्सिफाइड स्किल सेट वाले टीम मेंबर्स भी हमारे पास है। सो वी कैन गाइड ऑल द एनआरआईज के कैसे उन लोगों को रिस्क मैनेज करना है, कैसे टाइप के प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करना है, कौन सा प्रोडक्ट किस क्लाइंट के लिए अच्छा है, वो सेग्रीगेशन करना है, वो सारी चीज़ों में हमारी टीम सक्षम है। वी कैन हेल्प देम आउट। That's great. So JK Securities can be a one-stop shop for anyone who want to invest in it. Yes, it can be. Okay, great. Now, sir, we are moving to a very interesting round. It's a rapid fire round. Okay. I am going to ask you 5 questions. The condition is you have to answer it immediately. Okay. You don't have a time to think. ठीक है। So first question I would start with. One Indian city where real estate is still a great bet for NRIs. I will not bet on real estate in India right now. Okay. A sector in Indian equities you would avoid in 2025. For avoiding, defense is a sector which short term के लिए avoid करना चाहिए because of the valuations. Long term story is intact. Great. One regulatory reform India desperately needs to attract more NRI investments. बहुत बातें हो चुकी है इस पे, फाइनेंशियल ईयर चेंज की, क्योंकि FIIs और NRIs की हमेशा डिमांड ये होती है कि इंडिया का अप्रैल टू मार्च है, उनका जनवरी टू दिसंबर है, उस वजह से कंप्लायंस में बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। सो चेंज इन कैलेंडर फाइनेंशियल ईयर इज रिक्वायर्ड बाय NRIs and FIIs. Oh, that's great. Long due. Okay. Debt or equity, which will outperform in India? Equity, Oh. by far. One piece of advice you would give to NRIs who have never invested in India before. ये जो एरा है, ये अगर मिस किया, यू आर मिसिंग वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। अभी हम लोग यंगेस्ट पॉपुलेशन है इन द वर्ल्ड, वर्कफोर्स यंगेस्ट है, वेल कंट्रोल इन्फ्लेशन है, इंटरेस्ट रेट्स गोइंग डाउन है, राइट। टेक्नोलॉजी में भी हम लोग काफ़ी आगे जाना शुरू हो चुके हैं। ये जो ग्रोथ अगले 10-15 साल आने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। इट्स नॉट इन अ वंस इन अ डिकेड अपॉर्चुनिटी, इट्स वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। डोंट मिस दिस। Oh, that's great. Okay. So I think we had a great time. ये पॉडकास्ट से मुझे लगता है कि any NRI investor wants to invest in India will get a clarity why and how they can invest. Correct. Any NRI investor who have already invested will have a better clarity of where they should go, how they should do asset allocation, and probably JK Securities is the place they can always come down. always come down. Sure. Thank you, sir. Thank you very Thank much. you very we had much. a great time. Thank you. And in future also we will keep coming up with such new interesting subjects Sure. and buzz you with more time. Pleasure's mine, Mihir. I mean, it was a fantastic thing, and congratulations on this your journey of podcast also. And I think yes, it's a very good medium कि जिससे हम लोग हमारे clients को अच्छी तरह से advise कर पाए, उनको clarity दे पाए कि क्या क्या हो रहा है। And sometimes वो communication missing हो जाता है, so this is a great way of communicating to the clients कि what we can do. So thank you for giving me an opportunity for this. Thank you, man. Thank you so much.